हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज का हमारा टॉपिक है कि ग्रेट कंपनीज को कैसे सिलेक्ट करें और वो कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको हम देखकर ग्रेट कंपनीज को सिलेक्ट कर सकें। तो इसके ऊपर मैंने एक पहले वीडियो बनाई हुई है, हाउ टू फाइंड ग्रेट कंपनीज एट screener.in। मैं उसका लिंक भी ऊपर दे दूंगा यहाँ पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूंगा। तो वहां पर जो हमने सिलेक्शन किया था कंपनीज का, उसमें हमने बैलेंस शीट के पैरामीटर्स को चूज किया था कि वो हमारे कौन से फाइनेंशियल रेशोज होने चाहिए और क्या बाकी चीजें होनी चाहिए। लेकिन आज जो मैं बताने वाला हूं वो बिजनेस को कैसे सिलेक्ट करना है और एक सिंगल क्राइटेरिया मैं आपको बताने वाला हूं जिसके बेस पर आप सीधा सीधा जितनी भी मीडियोकर कंपनीज है ना उनको बाहर निकाल सकते हो। और जो सॉलिड कंपनीज हैं, जो हम लॉन्ग टर्म की यहां पर बात कर रहे हैं, ये चीज बहुत ध्यान में रखने वाली बात है। मैं यहां पे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर वेरी लॉन्ग टर्म हमने किन कंपनीज में पैसा लगाकर छोड़ना चाहिए उन कंपनीज की बात कर रहा हूं। क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार मेरे से पूछा जाता है कि विवेक भाई वो कंपनीज बताओ जो 10 साल के लिए अच्छी हो, जिनमें हम एसआईपी चला सकें, जिनमें हम बाकी चीजें कर सकें और आज आप पैसा लगाकर 10 साल तक उसमें लगाकर छोड़ सकें, जिसमें लगातार पैसा लगाते रहें। तो इसका जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है मैं आपको वो बताता हूं, जो एक सिंपल क्वेश्चन एवरी टाइम आप अपने आप से पूछ सकते हो कि क्या इस कंपनी में मुझे न्यूज या इवेंट की जरूरत है इस कंपनी के सिलेक्शन में। तो जब हम अपने आप से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या किसी न्यूज या इवेंट की जरूरत है, तो क्या हमें न्यूज देखने की जरूरत है। अगर न्यूज देखने की सीरियसली जरूरत है उस कंपनी की परफॉर्मेंस को ध्यान में रखने के लिए, तो वो कंपनी कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी कंपनी नहीं हो सकती। मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट के लिए वही कंपनीज हमारे लिए सुटेबल हो सकती हैं जिनकी न्यूज की हमें कभी भी जरूरत ना पड़े। बिलीव मी, आप सिर्फ उन कंपनीज को सिलेक्ट करके चलो जिन कंपनीज की अगर आपको अगले 5 साल 7 साल 10 साल तक न्यूज ना भी आए, कोई इंफॉर्मेशन ना मिले, सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स आते रहे, बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन ना मिले, आप उन कंपनीज को संभाल के रख सको। जैसे फॉर एग्जांपल जो मैं वन ऑफ द वेरी फेवरेट कंपनी की मैं बात बताता हूं, हिंदुस्तान यूनिलीवर या फिर टीसीएस या फिर इंफोसिस, या फिर हम बात करें तो एशियन पेंट्स या पिडलाइट या फिर एचडीएफसी बैंक या फिर हम कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी एएमसी, ये जो कंपनीज हैं इन कंपनीज को अगर मैं आपसे भी अगर यहां पर जनरली डिस्कशन में पूछूं कि क्या इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट के लिए हमें सीरियसली न्यूज देखने की जरूरत है कि इन कंपनीज से रिलेटेड न्यूज क्या है, मेरे ख्याल से आंसर यही आएगा, नहीं, इन कंपनीज में न्यूज देखने की जरूरत नहीं है। अब दूसरी तरफ यह बात आती है कि क्या आइडिया वोडाफोन में न्यूज देखने की जरूरत है कि यह कंपनी कैसा परफॉर्म करेंगी। ऑफ कोर्स जरूरत है कि पता नहीं क्या हो जाए यार, क्या यस बैंक में न्यूज देखने की जरूरत है, पता नहीं क्या हो जाए, क्या फिर और जो इस तरह की दूसरी कंपनीज है जैसे फ्यूचर कंज्यूमर है, उन कंपनीज में न्यूज देखने की जरूरत है। शायद न्यूज देखने की जरूरत है कि अमेज़न और रिलायंस की जो डील की बात चल रही है उसमें क्या होगा, या फिर जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं क्या उनमें न्यूज देखने की जरूरत है। शायद जरूरत है कि ऑयल का प्राइस कैसा चल रहा है। लेकिन जो रेगुलर बिजनेस में सॉलिड रॉक सॉलिड कंपनीज है ना, सिर्फ वही कंपनीज हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होती हैं। यहां पर बहुत सारे लोग इस चीज को भी कहते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सिर्फ छोटी कंपनीज में पैसा लगाना चाहिए क्योंकि बड़ी कंपनीज तो ऑलरेडी बड़ी हो गई हैं। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। लॉन्ग टर्म में जब हमें पैसा लगा के छोड़ने की जो बात करते हैं ना, वो वही कंपनीज होनी चाहिए जो रेगुलर बिजनेस में है और जिनका फ्यूचर ग्रोथ यहां से नजर आता है, काफी अच्छा नजर आता है। लेकिन पॉइंट यहां पर एक बार यह आ जाता है कि उन कंपनीज में बहुत ज्यादा कमाई नहीं होगी। तो देखो, बहुत ज्यादा कमाई के लिए लॉन्ग टर्म में पैसे को लगाकर छोड़ा भी नहीं जाता। लॉन्ग टर्म में पैसे को लगाकर छोड़ने की जब बात होती है ना, तो सिर्फ ये बात होती है कि भाई एफडी में तो हमारा 5% मिल रहा है और पीपीएफ में हमारा 6% या 7% या 7.5% मिल रहा है और म्यूचुअल फंड में हमारा 10% मिल रहा है, 11% मिल रहा है। तो उससे ज्यादा कैसे कमाए? तो उससे ज्यादा कमाने का यही तरीका है कि जो बहुत सॉलिड कंपनीज हैं जिनके बारे में अगर कोई भी न्यूज 10 साल तक ना आए तो भी चलेगा, तो वे कंपनीज हमें सिलेक्ट करनी चाहिए। तो ये बिजनेस को सिलेक्ट करने का एक सिंपल सा और आसान सा तरीका है। तो हमें करना क्या है, हमने यही करना है। जैसे पीजीएचएच की बात करते हैं, प्रोक्टर एंड गैम्बल की बात करते हैं, या फिर हम नेस्ले की बात करते हैं, इनमें कौन सी न्यूज की जरूरत है? इनमें किसी भी न्यूज की एक्चुअल में जरूरत नहीं है हम लोगों को। सिर्फ और सिर्फ नाम, जो बात होता है ना कि नाम ही काफी है। तो जैसे खेतान फैंस का बहुत पहले ऐड आता था, अगर आपको याद हो तो
तो मुझे याद है कि नाम ही काफी है। तो इस तरह की चीजें हैं। और जैसे एक पहले लक्ष्मी सिल्वेनिया का ऐड आता था जिसमें वो एक बल्ब परचेज करने जाता था एक शॉप पे, और वो एक बल्ब देता था तो वो मांगता था 6 बल्ब चाहिए, क्यों कि पूरे घर के बदल डालूंगा। तो ये इसी तरह के हैं। अगर आपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो कोई बना रखा है पहले से और उसको रिस्ट्रक्चर करने की बात है तो पूरे घर के बदल डालूंगा, जैसे एक बात आती है ना, तो पूरा पोर्टफोलियो बदल डालूंगा। और किस बेस पर लूंगा कि सॉलिड कंपनीज लूंगा। अब बात ये आती है कि सॉलिड कंपनीज में अच्छे पैसे कैसे कमाएं जिससे हमारा लॉन्ग टर्म में वो पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्म करे। तो उसका एक सिंपल सा तरीका यह है कि आप उनको महंगा मत परचेज करो। अब जो सस्ते महंगे की बात आती है वो मैं बहुत बार पहले भी वीडियोस में बता चुका हूं कि सस्ते और महंगे की पहचान बाकी कुछ नहीं होती, मेरे हिसाब से नहीं होती। मेरे हिसाब से अगर 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे इस तरह की ग्रेट कंपनीज मिल रही होती हैं तो उसमें पैसे लगाओ, और जब नहीं मिल रही है तो मत लगाओ। अब यहां पर बहुत बार यह बात आती है कि विवेक भाई अगर अभी करना है इस पोर्टफोलियो को तैयार तो अभी तो सारी ही इस तरह की ग्रेट कंपनीज महंगे प्राइसेस पर हैं। तो देखो इस चीज का मेरा आंसर यह है कि अगर इस टाइम पर ये सारी कंपनीज महंगे प्राइसेस पर हैं तो उस पोर्टफोलियो को यहां पर इस तरीके से डेवलप करना शुरू करो कि जो कंपनीज अभी महंगी नहीं है उनमें लगाना शुरू करो। अब उनमें लगाने के शुरू करने के लिए जैसे एबट इंडिया है, एबट इंडिया के अगर आप प्रोडक्ट्स देखोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन में नहीं है, वो बच्चों के मिल्क का जो फॉर्मूला होता है ना वो भी बनाते हैं। और मेरे ख्याल से एक छोटा सा डिब्बा 600-700 रुपए का आता है। मींस वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट ये मिल्क पाउडर का फॉर्मूला है उनका। और आज की डेट में जितने भी अर्बन एरियाज में डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं ना तो वो इसी को सबसे ज्यादा रिकमेंड करते हैं। और इनमें जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ज्यादा है। तो इस तरह की कंपनीज में कोई न्यूज आने की जरूरत नहीं होती कि एबट इंडिया किसी न्यूज के बेस पर ऊपर जाएगा। ये कंपनीज कंसिस्टेंट परफॉर्मर होती हैं और 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे आती है तो ले लो और लेना शुरू करो। तो अगर हम इस तरह के सॉलिड रॉक सॉलिड पोर्टफोलियो की बात करते हैं, वेरी लॉन्ग टर्म में बिल्डअप करने की बात करते हैं, तो ऐसा कभी भी जरूरी नहीं होता कि वो पूरा पोर्टफोलियो आज ही बन जाएगा। एक ही पर्टिकुलर टाइम पर इस तरह की सारी कंपनीज का सस्ता मिलना सिर्फ एक ही टाइम पर होता है और वो जब होता है जब निफ्टी भी 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे होती है। और निफ्टी 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे जनरली तभी आती है जब या तो उसमें बिग करेक्शन हो या कोई क्रैश हो। अब क्रैश की जब तक बात करते हैं तो जैसे 2008 में क्रैश आया था या फिर अभी फेब मार्च में जो क्रैश आया था, या तो उस क्रैश के दौरान ऐसा होता है या फिर हमारा जो नॉर्मल करेक्शंस होती हैं जैसे 20% धीरे धीरे करके नीचे आ जाए तो उस टाइम पर वो चीजें सस्ती मिलती हैं। तो अभी जो जो चीजें सस्ती हैं उनसे बिल्डअप करना शुरू करें। सिंपल सा तरीका है कि एक स्टॉक में 5% रखना है तो अगर टोटल 10 लाख का पोर्टफोलियो बनाना है तो 50,000 उनमें लगाना शुरू करें और जैसे जैसे बाकी शेयर्स आते जाएं उनमें लगाते जाएं। तो ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो अलग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो अलग। हम यहां पर जब बात आती है कि लॉन्ग टर्म और ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो, तो मेरा मानना यह है कि ट्रेडिंग में सबसे अच्छी कमाई हो सकती है, उससे अच्छी कमाई कहीं नहीं हो सकती। लेकिन जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि विवेक शॉर्ट टर्म के लिए टाइम ही नहीं है और ट्रेडिंग करने के लिए टाइम नहीं है, तो फिर लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बनाने का यह तरीका है। लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में कभी भी मीडियोकर कंपनीज रखने की जरूरत नहीं है अगर सीरियस वेल्थ क्रिएट करनी है। तो म्यूचुअल फंड हमेशा पैसा क्यों बनाकर दे जाता है? क्योंकि फाइनली उस म्यूचुअल फंड में पैसा बन जाता है। और वो क्यों बनता है? क्योंकि वहां पर जो मेजॉरिटी ऑफ मनी है ना वो एचडीएफसी ग्रुप में, टीसीएस में, इंफोसिस में, एचसीएल में और इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनीज में होता है। और फिर हम कंपेयर करते हैं म्यूचुअल फंड में पैसे बन गए, यार म्यूचुअल फंड ही सही है। म्यूचुअल फंड सही है और अगर उस म्यूचुअल फंड से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करना है तो उसका सिंपल सा तरीका यह है कि हम भी उसी तरह की रॉक सॉलिड कंपनीज में पैसा लगाना शुरू करें, कन्वेंशनल बिजनेस में पैसा लगाना शुरू करें लॉन्ग टर्म के लिए। और उनमें पैसा लगाना कब है? जब वो कंपनीज 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे हो। दूसरा क्या एक और रूल रखना है कि 5% से ज्यादा एक कंपनीज में ना लगाएं। तो मेरा आज का जो वीडियो में कहना था वो यही था कि अगर किसी बिजनेस को अच्छा है या बेकार है, बेकार कंपनीज को अगर बाहर निकाल कर खड़ा करना है तो एक ही चीज आती है कि उन कंपनीज को एक क्वेश्चन खुद से पूछा जाए कि क्या इस कंपनीज में मुझे न्यूज या इवेंट की जरूरत है सुनने के लिए अगर मैं इन कंपनीज में पैसा लगाता हूं। तो अगर वो आंसर ये आता है कि यस मुझे न्यूज या इवेंट की जरूरत है तो उन कंपनीज में पैसा नहीं लगाना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे काफी लोगों का क्वेश्चन ये था कि भाई यस बैंक जब टॉप पर चल रहा था ना, टॉप से थोड़ा सा नीचे था, उस टाइम पर यस बैंक एक बहुत अच्छी कंपनी होती थी और ये रॉक सॉलिड कंपनीज ही थी।
कंपनी ही थी, तो उस केस में इस तरह की कंपनी से कैसे बचा जाए? तो इसका मेरा आंसर ये है कि जब वो टॉप पर थी उस टाइम पर भी इसमें बेकार इंफॉर्मेशन आनी शुरू हो गई थी कि जो ओनर्स हैं, जो प्रोमोटर्स हैं, उनके बीच की लड़ाई भी चल रही थी उसमें, और उनके ऊपर कुछ एलिगेशंस भी लगाए गए थे। तो जब एलिगेशंस लग जाते हैं ना मैनेजमेंट के ऊपर किसी तरह के, तो वहां पर न्यूज और इवेंट्स का मिलना और हमारा समझना वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब इस तरह की चीजें आ जाएं तो उस कंपनी से निकल जाना चाहिए। तब ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी इसमें फायदा है या नुकसान है। देखो ऐसे पर्टिकुलर मोमेंट पे जब कंपनी की क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स लग जाएं तो उससे निकल जाना चाहिए। तो यहां पर ये चीज हमें समझनी चाहिए कि जो पर्टिकुलर इवेंट है, जो एलिगेशंस हैं, वो स्ट्रक्चरल लॉन्ग टर्म इंपैक्ट उस कंपनी पे रखते हैं या फिर वो शॉर्ट टर्म रखते हैं। जैसे एक इंपैक्ट ये आया था नेस्ले के केस में कि मैगी में कुछ इस तरह के केमिकल्स हैं जो ह्यूमन बीइंग के लिए हानिकारक हैं और अच्छे नहीं हैं। तो वो एक टेम्परेरी फेज में कह सकता हूं, क्योंकि सेम तरह की चीजें हमारी कोका कोला और पेप्सी में भी हुई थी कि इसमें बहुत ज्यादा एसिड होते हैं या इसमें हमारी हड्डियों को मेल्ट करने वाले, कमजोर बनाने वाली चीजें होती हैं। तो इन चीजों को थोड़ा सा माइल्ड किया जा सकता है, और अगर वो चीजें प्रूव हो भी जाती हैं तो वो उस पर्टिकुलर चीज को निकाल देंगे और बाकी चीजों के साथ चलने देंगे। ये एमएनसीज हैं और इन्होंने 100 सालों से भी ज्यादा का इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, तो इनको बिजनेस करना आता है और इस तरह के चैलेंजेस हमेशा आते रहते हैं। लेकिन अगर मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाएं तो प्रॉब्लम होती है। जैसे अभी रेनो निशान का एक आया था कि रेनो के जो ओनर्स हैं उन्होंने कोई स्कैम किया था और उनको निकाल दिया गया। तो उस तरह की चीजें एक लॉन्ग टर्म इंपैक्ट लेकर आती हैं। लेकिन यहां पर तो ये एक सिंपल सा बिजनेस सेंस होता है जिस चीज को समझने की जरूरत है। स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में पैसा लगाना है तो अच्छी कंपनीज में पैसा लगाने की जरूरत है, सॉलिड कंपनीज में पैसा लगाने की जरूरत है। तो अगर आप इन दोनों वीडियोस को साथ साथ में देखोगे कि बिजनेस को किस तरीके से समझें और उसके बाद में फाइनेंशियल्स को कैसे समझें, तो उसके लिए मैंने लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अगर आप गूगल पे सीधा भी जाकर सर्च करोगे हाउ टू फाइंड ग्रेट कंपनीज एट screener.in तो भी आपको मिल जाएगी। वैसे लिंक से जाके क्लिक कर सकते हो। तो ये एक सिंपल सा तरीका है और इस तरह की कंपनीज में फिर आप लगातार इन्वेस्ट कर सकते हो। लगातार इन्वेस्ट करने का तरीका मैंने बताया कि जब भी जो कंपनी 200 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे आ जाए तो उसमें लगाते चलो। 20 स्टॉक्स का अपना पोर्टफोलियो बन जाएगा, 5% से ज्यादा एक में मत रखो। तो ये सिंपल सा तरीका है। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टडी करते रहना, लर्न करते रहना और अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।